तो बेसिकली अब हम ये डिस्कस करेंगे कि लीडरशिप ट्रांजिशन इन अ पॉलिटिकल पार्टी, हाउ इट अफेक्ट्स द पार्टी यूनिटी। लाइक एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें अगर उसका जो प्रोमिनेंट लीडर है उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश उसको बदलना पड़ जाता है, सो लीडरशिप ट्रांजिशन हाउ इट अफेक्ट्स द पार्टी यूनिटी, उस पे उस इवेंट का, लीडरशिप ट्रांजिशन का पॉलिटिकल पार्टी पे क्या असर देखने को मिलता है। सो इट लीड्स टू द एक्सपोजर ऑफ इंट्रा पार्टी डिविजन्स। देखो बात ऐसी है, द कंपटीशन फॉर लीडरशिप ऑफन ब्रिंग्स इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स टू द सरफेस, क्योंकि जब भी कोई लीडर का डिमाइज हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, या कोई टॉप लेवल का लीडर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से उसको अपनी लीडरशिप छोड़नी पड़ेगी, तो अब हमको पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कंपटीशन देखने को मिलता है फॉर द न्यू लीडर, एंड इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। सो दैट इज द एक्सपोजर ऑफ इंट्रा पार्टी डिविजन्स, लाइक internal disagreements we see to the surface, contest divisiveness। तो कॉन्टेस्ट डिवाइसिवनेस का मतलब ये है कि लीडरशिप कॉन्टेस्ट नेचुरली हाईलाइट पार्टी डिसयूनिटी, क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स में रेस लगी है कि मुझे लीडर बनना है, मुझे लीडर बनना है। सो एक डिसयूनिटी हम देख सकते हैं विच कैन टेम्परली रिड्यूस इलेक्टोरल सपोर्ट। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर इलेक्शंस के दौरान अगर ऐसी घटना घटती है, सो इट कैन reduce द इलेक्टोरल सपोर्ट, लाइक आम आदमी का फिर भरोसा उस पॉलिटिकल पार्टी से उठ जाएगा। यहाँ पे दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, दैट इज फैक्शनल राइवलरी। सो फ्रीक्वेंट ट्रांजिशंस कैन इंटेंसिफाई पॉलिटिकल राइवलरीज, शिफ्टिंग द पार्टीज फोकस फ्रॉम गवर्नेंस टू इंटरनल पावर स्ट्रगल्स। तो अगर बार बार ऐसी घटना हमको देखने को मिलती है लीडरशिप ट्रांजिशन, तो उससे होता क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वी सी, लाइक द पॉलिटिकल पार्टी अगर वो पावर में है, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन गवर्नेंस, the political party is facing internal power struggles which can be harmful for the people। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ने अगर सरकार बनाई है तो इट शुड फोकस ऑन गवर्नेंस, बट बिकॉज ऑफ frequent leadership transitions, instead of focusing on governance, it will be subjected to internal power struggles and power vacuum। तो डेफिनेटली जब भी लीडरशिप ट्रांजिशन, अगर कोई लीडर की मृत्यु हो गई या किसी कारणवश अगर उसको गद्दी छोड़नी पड़ गई, तो वहां पे पावर वैक्यूम हमको देखने को मिलता है। सो अनएक्सपेक्टेड डिपार्चर्स कैन क्रिएट पावर वैक्यूम्स लीडिंग टू कोवर्ट कन्वर्जेशंस एंड पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग आउटसाइड ऑफ फॉर्मल पार्टी मीटिंग्स। सो कोवर्ट कन्वर्जेशंस एंड पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग आउटसाइड फॉर्मल मीटिंग्स। सो ओवरऑल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, सो वी कैन सी challenges to cohesion एंड स्ट्रैटेजिक फोकस। तो एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हमको डिसयूनिटी देखने को मिलता है, एंड स्ट्रैटेजिक फोकस शिफ्ट हो जाता है, लाइक rather देन फोकसिंग ऑन गवर्नेंस, द पॉलिटिकल पार्टीज लाइक बिजी इन डीलिंग विद इंटरनल पावर स्ट्रगल्स, electoral and performance context। So basically the political party's current standing significantly influences how members react to a new leader। तो पॉलिटिकल पार्टी की जो करंट सिचुएशन है, करंट स्टैंडिंग है, इट इन्फ्लुएंसेस हाउ मेंबर्स रिएक्ट टू अ न्यू लीडर। अगर मान के चलो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसने रिसेंटली चुनाव, वो हार गई, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि नया लीडर का चयन किया गया और उसके बाद इलेक्शंस हुए, एंड अगर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में हार जाती है, तो फिर डेफिनेटली नए लीडर को दोष दिया जाता है, एंड इंटरनल डिसएग्रीमेंट इट इंक्रीजेस बिकॉज फैक्शंस दे इट ब्लेम्स द करंट लीडरशिप कि भाई नए लीडर की वजह से हम चुनाव नहीं जीत पाए, एंड दे स्टार्ट ऑफरिंग डिस्टिंक्ट पॉलिसी अल्टरनेटिव्स। दूसरा कॉन्टेक्स्ट है गवर्निंग एडवांटेज। मतलब कि अगर नए लीडर की वजह से अगर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत जाती है, तो फिर
पॉलिटिकल पार्टी के जो भी मेंबर्स हैं वो फिर मक्खन लगाना शुरू कर देते हैं, वो फेवर करना शुरू कर देते हैं फॉर द न्यू लीडर, क्योंकि भाई उसी ने जीत दिलाई है। So they rally around leaders, and the goal is to maintain power and stability, even with varying preferences. हो सकता है कि वो पर्सनली उस नए लीडर को पसंद ना करते हो, बट उस नए लीडर के आने की वजह से अगर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत जाती है तो फिर उसको सपोर्ट किया जाता है। इसमें तीसरा पहलू है ऑपोजिशन फ्रेजिलिटी। देखो बात ऐसी है, ऑपोजिशन फ्रेजिलिटी को समझते हैं। लाइक लेट अस सपोज रूलिंग गवर्नमेंट में एक बहुत पावरफुल पार्टी है, और मतलब रूलिंग गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, सिटिंग गवर्नमेंट में हमको काफी स्ट्रांग इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो फिर अपोजिशन जो होता है वो बौखलाने लग जाता है, क्योंकि फिर अपोजिशन को लगता है कि हम कभी रूलिंग सिटिंग गवर्नमेंट को हरा ही नहीं पाएंगे क्योंकि इतना अच्छा काम कर रही है। तो जिसकी वजह से काफी सारे जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हैं वो डीमोटिवेट फील करने लग जाते हैं, एंड वो खुद ही पार्टी छोड़ देते हैं। दैट इज द अपोजिशन फ्रेजिलिटी। So opposition fragility is prone to division. So the idea is, if we have a weak opposition which is fighting against the very powerful sitting government, in that scenario, the weak opposition is prone to division because they perceive failing leadership, especially during the strong economic growth of sitting government. तो इलेक्टोरल एंड परफॉर्मेंस कॉन्टेक्स्ट हमने देखा कि कैसे लीडरशिप ट्रांजिशन अफेक्ट्स द पार्टी यूनिटी। अगर लीडरशिप ट्रांजिशन की वजह से पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन हार जाती है तो पॉलिटिकल पार्टी की यूनिटी में मतलब काफी हमको डिसएग्रीमेंट्स देखने को मिलते हैं, एंड नए लीडरशिप को ब्लेम किया जाता है, एंड पॉलिसी अल्टरनेटिव्स की बात करी जाती है। अगर नए लीडर की आने की वजह से, बिकॉज ऑफ द लीडरशिप ट्रांजिशन, अगर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत जाती है तो फिर पार्टी में यूनिटी हमको देखने को मिलती है। पार्टी के मेंबर्स उस नए लीडर को फुल सपोर्ट करते हैं डिस्पाइट ऑफ हैविंग, पर्सनली अगर वो सपोर्ट ना करते हो बट पार्टी के हित के लिए उसको सपोर्ट करते हैं। एंड अपोजिशन फ्रेजिलिटी, लाइक अपोजिशन में भी हमको ये देखने को मिला कि अगर एक वीक अपोजिशन है फाइटिंग अगेंस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिटिंग गवर्नमेंट, इट इज प्रोन टू डिवीजन। इट इज प्रोन टू डिवीजन। सिलेक्शन मेथड्स एंड लेजिटिमेसी। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे द प्रोसेस यूज टू चूज अ लीडर अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू यूनिफाई द पार्टी। क्योंकि देखो बात ऐसी है कि अब अगर लीडरशिप ट्रांजिशन की बात आ रही है तो नए लीडर को चुनने की बात आ रही है। सो हाउ दैट न्यू लीडर should be chosen, the process of that will affect the party's unity and how, let us see. तो तीन तरीके हैं। एक तरीका है डेमोक्रेटिक सिलेक्शन। तो डेमोक्रेटिक सिलेक्शन का मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो इंटरनली वोट करके एक लीडर चुनेंगे, तो जिस लीडर को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा ही विल बी इलेक्टेड। ये एक अच्छा अप्रोच है। इट इज लाइक अ मोर इंक्लूसिव एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों ने अपना मत डाला, एंड इट एनहेंस लेजिटिमेसी अमोंग रैंक एंड फाइल मेंबर्स। इट एनहेंस लेजिटिमेसी अमोंग रैंक एंड फाइल मेंबर्स। दूसरा तरीका है क्वालिफाइड मेजॉरिटी। क्वालिफाइड मेजॉरिटी का मतलब ये है कि नॉन डिविजिव इलेक्शंस, मतलब कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर वोट नहीं करेगा, बट कुछ सीनियर लीडर्स को चुना जाएगा, एंड वो आपस में वोट करके डिसाइड करेंगे कि किसको लीडर बनाना है। सो क्वालिफाइड मेजोरिटी से अगर कोई लीडर चुनता है तो दैट इज सेलेक्टेड थ्रू नॉन डिवाइसिव इलेक्शंस एंड विद अ क्वालिफाइड मेजोरिटी एंड बेटर पोजीशन टू कैपिटलाइज ऑन पॉपुलैरिटी एंड मेंटेन पार्टी डिसिप्लिन। तीसरा तरीका है सेंट्रिस्ट अपील। So candidates whose preferences are closer to the party's median ideological position generally attract broader internal support. तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा सच कोई चुनाव नहीं होता है इंटरनली, कोई मतलब इलेक्शंस नहीं कराए जाते। रादर ऐसे मेंबर को चुना जाता है जिसकी सोच, जिसकी आइडियोलॉजी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ मैच करती हो, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हो,
और जो पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम करता हो, जो टॉप परफॉर्मिंग आप कह सकते हैं कि पार्टी मेंबर। सो प्रेफरेंसेस क्लोजर टू पार्टीज मीडियन आइडियोलॉजिकल पोजीशन जनरली अट्रैक्ट ब्रॉडर इंटरनल सपोर्ट। तो हमने देखा कि तीन तरीके हैं लीडर को चुनने का। पहला तो है कि डेमोक्रेटिक सिलेक्शन, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के हर एक मेंबर वोट डालेगा। दूसरा है क्वालिफाइड मेजोरिटी, जहाँ पे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को चुना जाएगा जो कि वोट करेंगे फॉर द लीडर। और तीसरा है सेंट्रलिस्ट अपील, जहाँ पे कि कोई एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मिंग है एंड जिसकी आइडियोलॉजी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ मैच करती है, तो लोगों के जबान में उसी का नाम आएगा कि भाई इसी को लीडर बनाओ बिकॉज ऑफ हिज इन्फ्लुएंस। तो इस तरीके से लीडर को चुना जा सकता है। एंड डेफिनेटली तीनों प्रोसीजर के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। डेमोक्रेटिक सिलेक्शन विल डेफिनेटली ensure party unity. Qualified majority will also ensure party unity to some extent, and centralist appeal also कि भाई अगर कोई बहुत ही हाई परफॉर्मिंग है तो सारे पॉलिटिकल पार्टी फिर मेंबर्स उसको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे द प्रोसेस itself is a key determinant of the leader's future unifying power। यहाँ पे सारा खेल प्रोसेस का है। और द फोर्थ important factor is the continuity and institutional strength। So, the long term unity of a political party often depends on how well it manages the ripple effect of the change। क्योंकि जब भी लीडरशिप में चेंज होगा तो एक रिपल इफेक्ट देखने को मिलेगा, और जितने अच्छे से वो रिपल इफेक्ट मैनेज कर लेती है पॉलिटिकल पार्टी, उतना लॉन्ग टर्म यूनिटी हमको देखने को मिलेगा। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं, लाइक पॉलिसी डिसकंटिन्यूटी। तो देखो बात ऐसी है कि अगर लीडरशिप चेंज हो रही है तो कोई पॉलिसी लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगी। सो फ्रीक्वेंट चेंजेस कैन डिसरप्ट लॉन्ग टर्म विजन एंड लीड टू अब्रप्ट पॉलिसी शिफ्ट्स विच कैन एलिनिएट डिफरेंट विंग्स ऑफ द पार्टी। तो पॉलिसी डिसकंटिन्यूटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मतलब आइडिया ऐसा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर लीडरशिप ट्रांजिशन हो रहा है तो दे मस्ट एंश्योर दैट देयर शुड नॉट बी एनी पॉलिसी डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि नए लीडर की वजह से आने की वजह से अगर पॉलिसी डिसकंटिन्यूटी हो रही है तो ये एक पार्टी यूनिटी के लिए अच्छी चीज नहीं है। बिकॉज फ्रीक्वेंट चेंजेस कैन डिसरप्ट लॉन्ग टर्म विजन एंड लीड टू अब्रप्ट पॉलिसी शिफ्ट विच पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स may not like। ट्रस्ट बिल्डिंग। सो leadership transitions it often end stable working relationships, requiring a period where new trust must be built between the leader and their followers। क्योंकि देखो जब भी लीडरशिप ट्रांजिशन होता है, नया लीडर अगर पॉलिटिकल पार्टी में आता है तो उसके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है ट्रस्ट बिल्डिंग का। एंड इट विल रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, बिकॉज to build a new trust between the leader and their followers, it will take some time, some effort, and it is also very important। अगर ट्रस्ट बन गया तो फिर लॉन्ग टर्म यूनिटी हमको देखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स, implementing clear succession plans and independent oversight can help maintain stability and prevent sudden overhauls that might fracture the party। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी लीडरशिप ट्रांजिशन अगर होगा तो देर शुड बी अ क्लियर प्लान इन प्लेस, उसको हम कहते हैं क्लियर सक्सेशन प्लान्स एंड इंडिपेंडेंट ओवरसाइट। अगर क्लियर सक्सेशन प्लान होगा एंड इंडिपेंडेंट ओवरसाइट होगा, इट कैन हेल्प मेंटेन स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट सडन ओवरहॉल्स दैट माइट फ्रैक्चर द पार्टी।